जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। तो हमारी चल रही थी दोस्तों भूगोल। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिएगा, हमारी चल रही थी भूगोल, जिसमें हम प्रमुख प्रमुख 5 चैप्टर देख चुके हैं प्यारे मित्रों। आज ये हमारा कौन सा रहने 4 चैप्टर देख चुके हैं, आज हमारा 5वां लेसन रहने वाला है, 5वां चैप्टर रहने वाला है। तो सभी एक बार क्लास को जो वो शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है वो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रिया। चैप्टर का नाम क्या है? प्राथमिक क्रिया। ये हमारा चैप्टर रहने वाला है, पूरे चैप्टर को हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक बार सभी लाइक और शेयर करो अपने सभी साथियों के बीच, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और बाकी अगर आपको दोस्तों नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स आप मेरे से ले लीजिएगा। बिल्कुल कम प्राइस के अंदर 60 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। 60 रुपये के अंदर नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8955561301। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है। नोट्स आपको जो है वो 60 रुपये के अंदर मिलेंगे दोस्तों। भूगोल के अंदर दो बुक है दोस्तों, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, दोनों की प्राइस 30-30 रुपये है। तो आपको जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आप वहाँ पर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। आप चाहते हैं तो ई मित्रा पर जाके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बाकी नोट्सों को मैं यहाँ पर यूट्यूब पर समझा रहा हूँ, उनको अच्छे से आप समझे। ठीक है, चलो। और लाइव क्लासेस भी हमारी चल रही है, लाइव क्लास में आप डेली जुड़ा करो। चलो देखो, चैप्टर का नाम क्या है? प्राथमिक क्रियाएं। दोस्तों चैप्टर का नाम क्या है? प्राथमिक क्रियाएं। परिभाषा भी यहाँ पर लिख रखी है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्राथमिक क्रिया होती क्या है। तो देखो, देखिए सभी एक बार शेयर करो अपने सभी साथियों के बीच। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्राथमिक क्रिया की परिभाषा क्या है कि मानवकृत या प्रकृति प्रदत्त। ठीक है, मानवकृत या प्रकृति प्रदत्त, यानी मानव जिन वस्तुओं का निर्माण करता है वो मानवकृत। प्रकृति प्रदत्त जो प्रकृति से प्राप्त हैं। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त वे समस्त अर्थपूर्ण क्रियाएं, समस्त अर्थपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, सभी अर्थपूर्ण। ठीक है, अर्थपूर्ण जिससे पैसों की प्राप्ति होती है, आर्थिक मनुष्य को जिसके धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं जिसमें मानव प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष प्रकृति द्वारा उपलब्ध संसाधनों का, प्रकृति से प्राप्त उपलब्ध संसाधनों का गुण रूप स्वामित्व परिवर्तन करके, ठीक है, परिवर्तित करके अपनी अनिवार्य व आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ, ठीक है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ अपने किसकी पूर्ति करता है? उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? प्राथमिक क्रिया कहलाती है। सीधे तौर पर देखो, ये परिभाषा सटीक है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो बिल्कुल एग्जामिनर देखते ही आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं। देखो, इस परिभाषा को आप शॉर्टकट तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो, प्राथमिक क्रिया का मतलब सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जो हमें वस्तुएं प्राप्त हो, प्रकृति से जो हमें वस्तु प्राप्त हो रही है, जिससे हम जो है प्रमुख हमारा उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम आवश्यकता के साथ साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, वो सब क्रिया जो है वो आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। अब आर्थिक क्रिया में देखो दोस्तों, जिससे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, वो क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी वो प्राथमिक क्रिया के अंदर आ गई। अब प्राथमिक क्रिया में जैसे प्रमुख क्या हो गया? आखेट। आखेट उदाहरण ले लो आप। आखेट, आखेट का मतलब क्या होता है? आखेट का मतलब शिकार करना। अब मानो आदिमकालीन मानो, आपको पता है भाई, शिकार करके ही अपने पेट भरण पोषण करता आया है। ठीक है, परिवार का गुजारा करता है, या खुद का गुजारा करता, परिवार का गुजारा करता, यानी शिकार करता। ठीक है, जानवरों को मार कर खाता। ठीक है, जानवरों से शिकार करना। ठीक है, आखेट। भोजन संग्रह, भोजन को इकट्ठा करना, जानवरों को मारना, या फिर हम जंगलों से जैसे प्रमुख भोजन प्राप्त होते हैं, कंदमूल, फल फूल, जो भी फल हैं, ठीक है, प्रमुख जैसे जंगलों के अंदर प्रमुख जड़ी बूटियां हो गई, ठीक है, उनको खाता। भोजन संग्रह। पशुचारण, पशुओं को भी पालता, पशु से जैसे पशु का शिकार कर लेता, साथ ही पशु से जैसे दुग्ध, ठीक है, दूध निकालना, मांस, घी, इस प्रकार से वो सेवन करता था। तो पशुचारण हो गया। पशुओं को भी मछली पकड़ना, अब मछली को पकड़ना। ठीक है, साथ ही कृषि एवं खनन। अब खनन ये भी प्राथमिक क्रिया में आता है। कई देखो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए खनन आप द्वितीय क्रिया मत कर देना। खनन जैसे जो भूमि से निकालते हैं, सीधे तौर पर हम निकालते हैं, सीधे तौर पर निकाल रहे हैं, मतलब वो प्राथमिक क्रिया हो गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर एग्जाम में आपको पूछे कि प्राथमिक क्रिया कौन कौन सी है, तो प्राथमिक क्रिया में ये सब आ जाएंगे आपके। ठीक है, क्या क्या आ जाएंगे? आखेट है, ठीक है, शिकार करना है, भोजन संग्रह है, पशुचारण है, मछली पकड़ना है, ठीक है, मछली पकड़ना, कृषि और खनन, ये सब आपके प्राथमिक क्रिया में आएंगे। तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा आप समझ लेना। प्राथमिक क्रिया एक ऐसी क्रिया जिसमें मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर प्रकृति से जो है, सीधे तौर पर जो है प्रमुख आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, जिससे मनुष्य ये प्रमुख जैसे ये करता है। आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, कृषि एवं खनन, जिससे मनुष्य को किसकी प्राप्ति होती है? पैसों की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है। तो ये जो क्रिया होती है, ये होती है आपकी प्राथमिक क्रिया।
ठीक है। अब एग्जाम में देखो, एग्जाम में क्या है प्यारे मित्रों, एग्जाम में जो है आपको जैसे आर्थिक क्रिया, अब प्राथमिक क्रिया की परिभाषा में सीधे तौर पर आप याद रखें आर्थिक क्रिया कैसे कहते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है आर्थिक क्रिया। आर्थिक मतलब अर्थ, पैसों से संबंधित ऐसी क्रिया जिसमें मनुष्य को किसकी प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। किसको प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, पैसों की प्राप्ति होती है, वो क्रिया कहलाती है आर्थिक क्रिया। और आर्थिक क्रिया के प्रकार है, वैसे आर्थिक क्रिया कितने प्रकार हैं, इसके 4 प्रकार हैं। देखो 4 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन सा, प्राथमिक क्रिया हो गई, एक हो गई प्राथमिक क्रिया, ठीक है, प्राथमिक क्रिया हो गई। इसके अलावा द्वितीय क्रिया, द्वितीय क्रिया हो गई, और तृतीय क्रिया हो गई, तृतीय। ये सभी हम पढ़ेंगे, चैप्टर लगेंगे हमारे आगे। देखो चतुर्थ क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से देखो ये प्रमुख आपके सामने प्राथमिक क्रिया को अलग अलग वर्गों के रूप में बांटा गया है। इसके प्रमुख प्रकार कह सकते हैं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्राथमिक क्रिया जिसमें मनुष्य जो है प्रत्येक रूप से, जिसमें प्रमुख उदाहरण हमने बता दिया आपको, भोजन, शिकार करना है, ठीक है, और अभी हमने पशुपालन है, ठीक है, ये अभी हमने देखा था, खनन है, कृषि है, ये सब आपके प्राथमिक क्रिया में आ गए। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखते हैं प्रमुख इसमें आगे, आगे देखिएगा, आगे प्रमुख है दोस्तों आदिमकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके। यानी जो पहले मानव जो है वो क्या था, किस स्थिति में था, आदि मानव था, आदि मानव, ठीक है। उस आदि मानव जो है वो किस प्रकार जो है, आदिमकालीन मानव जो है वो भोजन किस प्रकार से प्राप्त करता था, क्या तरीके थे। तो प्रमुख 2 तरीके थे, मेन तरीके 2 आपको लिखना है। सबसे पहले क्या करता था वो, पशुओं का आखेट करता था, आखेट करना, पशुओं का आखेट करना, आखेट करना मतलब पशुओं का शिकार करना। दूसरा जो प्रमुख तरीका अपनाता वो अपनाता कि जंगली पौधे वे कंदमूल एकत्रित करना, ठीक है, प्रमुख जंगली पौधे हो गए, जड़ी बूटियां, प्रमुख जो फल हैं, ठीक है, उनको एकत्रित करता। तो इस प्रकार से 2 जो है आप लिख सकते हैं, 2 प्रमुख भोजन प्राप्त करने के तरीके थे आदिमकालीन मानव के, जिसमें सबसे पहले है आपके सामने पशुओं का आखेट कर। पशुओं का आखेट मतलब शिकार करना। आदिमकालीन जो मानव हैं, आदिमकालीन मानव वो क्या करता था, वे मानव जंगली पशुओं पर निर्भर था। किस पर निर्भर था वह आदिमकालीन मानव, जंगली पशुओं पर निर्भर था, ठीक है, तथा पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि प्रयोग करता था। प्रमुख जैसे क्या किया शुरुआत में, जैसे मानव आदिमकालीन था, आदिमकालीन स्थिति में था, तो वो क्या करता था, जैसे पत्थरों को फेंकता, ठीक है। आपको शुरुआत में देखो मानव ने किस प्रकार विकास किया, जैसे पत्थरों को उन्होंने फेंके, पत्थरों को फेंके तो दोनों पत्थरों के आपस में जो है घर्षण से आग की खोज कर दी। इस प्रकार से मानव ने धीरे धीरे विकास किया। अब मानव ने क्या किया, पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर दिया, पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर दिया, फिर जानवरों को मारता खाता, ठीक है। तो पशुओं का पत्थर या लकड़ी के बने औजार, प्रमुख तीर के अब तीर का इस्तेमाल करके जो है वो जानवरों को मारकर खाता था। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं पशुओं का आखेट करता था मानव। फिर दूसरा है आपके सामने जंगली पौधे व कंदमूल एकत्रित करना। आदिमकालीन मानव जो है अपने समीप के जंगल, अपने आसपास के जो जंगल हैं, ठीक है, वहां से खाने योग्य पदार्थों को एकत्रित करता था तथा जंगली पशुओं पर निर्भर था, ठीक है, तथा पत्थर या लकड़ी के बने औजार या तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे। वही आ गई। तो ये इसमें आपको लिखना है दोस्तों। इस प्रकार जो है आदिमकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के 2 तरीके पूछे। देखो हम पढ़ रहे वही जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बाकी बुक में तो कचरा दे रखा है, जो मेन जहां से प्रश्न बनता है एग्जाम में वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बाकी समझने वाली बातें यही है, ठीक है। तो ये लिखना आपको, सबसे पहले पशुओं का आकेट कर और प्रमुख जैसे जंगली पौधे व कंदमूल को एकत्रित करना, ये 2 तरीके थे। आगे देखें, आगे है आपके सामने भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। हाँ, ये भी प्रश्न बनता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भोजन संग्रह जो है विश्व के किन भागों में किया जाता है। 2 भाग हैं, एक तो आपके हो गए उच्च अक्षांश क्षेत्र, ठीक है, उच्च अक्षांश क्षेत्र जिसमें प्रमुख उत्तरी कन्नाडा आ गए, उत्तरी यूरेशिया। अभी यहाँ पर मैप नहीं ले रखा है, चलो बाकी समझा देता, लेकिन फिर भी आपको जो है मैप में समझा देंगे दोस्तों, जब वो क्या नाम मैप आएगा ना अपना, ठीक है, मैप भी पूछा जाएगा एग्जाम में आपके ज्योग्राफी के अंदर, तो मैप में आपको समझा देंगे। जैसे उच्च अक्षांश के क्षेत्र है जिसमें उत्तरी कन्नाडा आ गया, उत्तरी यूरेशिया आ गया, तो वहाँ पर जो है मानो जो है क्या करता था, प्रमुख भोजन संग्रह करता था। निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें अमेजन बेसिन है, आपके उष्णकटिबंधीय अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये प्रमुख निम्न अक्षांश के क्षेत्र और उच्च अक्षांश के क्षेत्र, तो ये भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में यहाँ पर किया जाता था। तो ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखें। आगे जो है वो ये है चलवासी पशुचारण व वाणिज्यिक धन पशुपालन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ना जाने कितनी बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि आदिमकालीन मानव और चलवासी पशुचारण में अंतर क्या है, ये कई बार पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो चलवासी पशुचारण है, एक तरफ यहाँ पर चलवासी दे रखा है, दूसरी तरफ वाणिज्यिक पशुपालन दे रखा है। वाणिज्यिक पशुपालन कह दो चाहे वाणिज्यिक धन पशुपालन कह दो, बात एक ही है। देखो चलवासी, अब चलवासी में आप देखो चलना, ठीक
ठीक है। इसमें क्या होता है, पशुचारक क्या होता है, पशुचारक पशुओं को चराने वाला पशुचारक। पशुचारक अपनी पशुओं को चारे की तलाश में क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। नाम से पता चल रहा है चलवासी पशुचारण, मतलब चलता है, पशुओं को लेकर एक दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक है, एक यानी निश्चित एक जगह, फिक्स जगह नहीं है उसकी, अलग अलग स्थानों पर जाता है पशुओं को चराने के लिए। ये एक व्यवस्थित पशुपालन न होकर एक प्राचीन निर्वाह पशुचारण है। ठीक है, प्राचीन निर्वाह मतलब प्राचीन काल से इस प्रकार से चलते आ रहे हैं। तो इस प्रकार के ये जो चलवासी पशुचारण एक जो है व्यवस्थित पशुपालन, यानी हम जो इसमें कोई फॉर्म बाड़ लगाकर नहीं पालते हैं, एक जगह नहीं पालते हैं, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पशुओं को चारे की तलाश में ले जाया जाता है। ठीक है, जबकि ये आपके जो है ना वाणिज्यिक पशुपालन, इसमें क्या होता है, ये एक व्यवस्थित पशुपालन है। ये एक व्यवस्थित पशुपालन, इसको एक जगह पाला जाता है। ठीक है, अपने आसपास के 2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर इन एरियो के अंदर इनको पाला जाता है, ज़्यादा दूर नहीं ले जाया जाता इसमें। दूसरा उदाहरण आप इसमें ये लिख सकते हैं प्यारे मित्रों। ठीक है, दोनों में अगर आपको अंतर ही पूछा जाएगा एग्जाम में कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर बताइएगा, तो इस प्रकार से अंतर आपको लिखना है। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें पशुचारक अपने पशुओं को लेकर चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता है। वह आगे बात वही लिखना है इसमें। इसमें क्या है, ये एक पूंजी प्रधान पशुपालन है। पूंजी प्रधान पशुपालन का मतलब हो गया, इसमें क्या करते हैं वाणिज्यिक पशुपालन में, इसमें प्रमुख पशुओं को पालते हैं। ठीक है, एक फिक्स जगह होती है इनकी, तो वहाँ पर क्या होता है, पशुओं में जैसे प्रमुख 30, 35, 40, ठीक है 40, 45 इस प्रकार से जो है वो यानी पशुओं का रखते हैं। अगर पैसे, ठीक है, पैसे खत्म हो गए तो पशुओं को बेचा और जो है आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक पूंजी प्रधान पशुपालन है। ठीक है, एक जगह पालते हैं। आगे देखें, पशुओं को बाड़ लगाकर नहीं पाला जाता है तथा देखभाल नहीं की जाती है। मतलब जो चलवासी पशुचारण होता है, इसमें पशुओं की कोई बाड़ लगाकर नहीं पालते हैं। ठीक है, और इसमें विशेष देखभाल नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पशु होते हैं, अनेक पशु होते हैं, सभी पशुओं को इसमें पाला जाता है, तो इसमें पशुओं की विशेष देखभाल नहीं होती है। ठीक है, इसको तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, इसमें बाड़ लगाकर नहीं पालते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पशुओं को एक जो है फॉर्म में बाड़ लगाकर पालते हैं, एक बाड़ होती है उसके अंदर पालते हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये होता है वाणिज्यिक पशुपालन। उसी प्रकार से पशुओं को बाड़ लगाकर नहीं पाला जाता तथा देखभाल नहीं की जाती, और इसमें देखभाल की जाती है बाड़ लगाकर। चौथा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें एक साथ अनेक पशुओं को पाला जाता है। जो चलवासी पशुचारण होता है दोस्तों, इसमें जो है बहुत सारे पशुओं को एक साथ पाला जाता है। ठीक है, चलवासी पशुचारण में। जबकि जो वाणिज्यिक पशुपालन होता है, इसमें प्रमुख पशुओं को पाला जाता है। या तो भेड़ को पालेंगे, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, इसके अलावा प्रमुख भैंस। ठीक है, बकरी, भेड़, गाय और भैंस कह सकते हैं, इन पशुओं को ही पाला जाता है इसमें। और इसमें जो है सभी प्रकार के सभी पशुओं को इसमें पाला जाता है चलवासी पशुचारण में। चलो दोस्तों, ये आप इसमें अंतर लिख देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं, तो देखो आगे आपके सामने है दोस्तों कृषि। अब जैसे जहाँ से प्रश्न बनेगा वही हमने लिए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट यही आपको नोट करने हैं। चलो देखिए कृषि क्या है। कृषि मतलब इसकी परिभाषा भी पूछे जाए तो लिखना, कृषि मतलब मनुष्य की देखरेख। परिभाषा आप नोट कर लो, परिभाषा, कृषि की परिभाषा क्या लिखेंगे, मनुष्य की देखरेख में प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल उगाए गए छोटे से छोटे पौधे से लगाकर विशालकाय वृक्ष तक को कृषि कहा जाता है। बस ये परिभाषा लिखना आपको, कृषि किसे कहते हैं ऐसे भी पूछे एग्जाम में। तो देखो परिभाषा लिखें, मनुष्य की देखरेख में प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल उगाए गए छोटे से छोटे, ठीक है, छोटे से छोटे पौधे से लगाकर विशालकाय तक वृक्षों को जो है इसमें कृषि में शामिल किया है। ठीक है, तो देखो प्यारे मित्रों, कृषि की परिभाषा ये आप नोट कर लेना इसको अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछी जाए एग्जाम में कृषि किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से आप लिख देना एग्जाम में। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रमुख, जैसे कृषि में ही एक प्रकार है कृषि निर्वाह कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि जो है, निर्वाह कृषि, इस निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है। जो निर्वाह कृषि है इसको दो भागों में बांटा गया है निर्वाह कृषि। एक तो हो गया आपके आदिम निर्वाह कृषि और एक हो गया आपके सामने गहन निर्वाह कृषि। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? देखो आदिमकालीन निर्वाह कृषि, आदिमकालीन मतलब प्राचीन समय से ये चली आ रही है।
आदिमकालीन। इसे हम क्या कह सकते हैं, इस कृषि को हम कह सकते हैं गहन कृषि। क्या कह सकते हैं, गहन कृषि, या फिर गहन सॉरी गहन कृषि तो ये हो गई दहन कृषि। क्या कहेंगे इसे, दहन कृषि कहेंगे। ठीक है, निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया, एक तो आदिमकालीन और एक गहन निर्वाह कृषि हो गई। इस कृषि को हम दहन कृषि कहते हैं। दहन का मतलब इसमें जलाया जाता है। ठीक है, ये जो कृषि होती है आदिमकालीन निर्वाह कृषि, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अपने जो आसपास के प्रमुख जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को जलाया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधों को जलाकर राख बनाया जाता है, ताकि वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, और 2-3 साल तक जो है वहाँ पर अच्छी फसल ली जाती है। ठीक है, 2-3 साल तक वहाँ पर अच्छी फसल होती है। फिर क्या होता है, उस स्थान को छोड़कर जो है वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वापस वहाँ जाकर जो है सभी पेड़ पौधों को जलाकर, ठीक है, वहाँ पर कृषि करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कृषि है ना, बदल बदल कर की जाती है, यानी बदल बदल कर की जाती है। इस कृषि को हम क्या कह सकते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं। यानी ये जो कृषि है, इसे दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, इसे स्थानांतरित कृषि। ठीक है, जो बदल बदल कर, स्थान को बदल बदल कर की जाती है। तो ये आदिमकालीन निर्वाह कृषि है। इसमें जैसे ये कहाँ कहाँ की जाती है, तो ये आपके मध्य अमेरिका हो गया, ठीक है, मेक्सिको में मिल्पा है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तो इन क्षेत्रों में ये जो कृषि है वो की जाती है आदिमकालीन निर्वाह कृषि। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्षेत्र विशेष की लकड़ियों को जलाकर राख बना दिया जाता है, पेड़ पौधों को जलाकर राख बना दिया जाता है, और 2-3 साल तक वहाँ पर जो है वो अच्छी कृषि की जाती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, उपजाऊपन बढ़ जाता है, तो वहाँ पर अच्छी कृषि करते हैं। फिर वहाँ की जो फिर वहाँ इस स्थान को छोड़कर वापस दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ये होती है आदिमकालीन निर्वाह कृषि। दूसरी है गहन निर्वाह कृषि। ये जो कृषि है ये मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। विशेष तौर से इसमें चावल की बात करेंगे। चावल जो है विशेष ये इसका उदाहरण है गहन निर्वाह कृषि का। तो ये मेन पॉइंट आप जो है वो याद रखना है। चलो देखते हैं प्रमुख आगे गहन निर्वाह कृषि को। गहन निर्वाह कृषि, तो इसमें आप लिखना भाई, ये जो गहन निर्वाह कृषि है, देखो ये कहाँ की जाती है, तो ये मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। ठीक है, अब जैसे चावल प्रधान कृषि, चावल विशेष तौर से चावल जो है वो गहन निर्वाह कृषि का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, इसमें चावल जो है इसकी प्रमुख फसल है गहन निर्वाह कृषि की। खेतों का इसमें जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, खेत बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। इस प्रकार से खेत बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं इसमें। और इसमें जो किसान है, ठीक है, इस कृषि में, गहन निर्वाह कृषि में, इसमें किसान वे उसका पूरा परिवार जो है वो एक साथ मिलकर कार्य करता है इस गहन निर्वाह कृषि में। इस प्रकार की कृषि में उर्वरता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, पशुओं की गोबर जो होती है, गोबर, पशुओं का जो गोबर है, गोबर के रूप में खाद का प्रयोग, पशुओं के गोबर का इस्तेमाल करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आप लिख देना, इसमें प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से इसमें आगे लिख देना। तो ये होती है आपकी गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। इसकी जो प्रमुख फसल है वो है चावल। चावल तो प्रमुख आपको ध्यान रखना, ये प्रमुख आपके जो है चावल प्रमुख फसल है इसकी। खेतों का इसमें आकार बहुत छोटा होता है और इसमें किसान है उसका पूरा परिवार कार्य करता है। ये पॉइंट आपको लिखने हैं। आगे देखो, तो अब इसमें आगे बात करते हैं रोपण कृषि। ठीक है, कौन सी कृषि है, रोपण कृषि। देखो नोट्स में आपको इस प्रकार से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको 60 रुपये में कंप्लीट मिल रही है, बिल्कुल कम प्राइस के अंदर, आप ले लीजिएगा। ठीक है, रोपण कृषि। रोपण कृषि लाभ के लिए जो है बड़े आकार क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, और अधिक पूंजी, उच्च प्रबंधन तकनीक, वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जो रोपण कृषि होती है, रोपण कृषि, इसके लिए जो है यानी एक तरीके से बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक, इसमें अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है। साथ ही ये जो कृषि है, रोपण कृषि, ये एक तरीके से प्रौद्योगिकी यानी वैज्ञानिक विधि द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें यह वैज्ञानिक विधि द्वारा की जाती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, रोपण कृषि की प्रमुख फसलें जैसे चाय हो गई, ठीक है, चाय, कैमेलिया साइनेंसिस, कॉफी अरेबिका, कपास हो गया, कपास, ठीक है, गन्ना हो गया, ये प्रमुख फसलें रोपण कृषि में आती हैं। पर्सन ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी रोपण कृषि नहीं है। तो ऑप्शन में आपके सामने जैसे चावल दे दिया जाता है, चावल है, कॉफी है, कपास है, और आपके सामने ऑप्शन गेहूं भी दे दिया जाता है। तो फिर पूछा कि कौन से रोपण कृषि नहीं है, तो गेहूं नहीं है। तो रोपण कृषि की फसलें आप याद कर लेना, चावल, कॉफी, कपास, गन्ना, ये रोपण कृषि होती है। देखते हैं इसमें आगे, ये देखिएगा, ये जो कृषि होती है प्यारे मित्रों, ये कृषि जो है यूरोपीय लोगों ने शुरू की थी। रोपण कृषि की शुरुआत किसने की, यूरोपियन लोगों ने। ब्राजील में अभी भी जो है कॉफी के कुछ बागान लगे हुए, कुछ कॉफी के कुछ बाग हैं। ठीक है, उन बागों को कहते हैं फेजेंडा। कई बार प्रश्न पूछा गया फेजेंडा क्या है, तो ब्राजील में जो कॉफी के जो बागान हैं उनको बोला जाता है फेजेंडा। ये प्रश्न भी आप ध्यान रखें। रोपण कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, अब देखो रोपण कृषि की विशेषताओं में आपको ये लिखना है। अब रोपण कृषि हो गई, इस ये अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, साथ ही इसमें जो है
सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब अधिक पूंजी है तो सस्ते श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होगी। साथ ही ये एक प्रकार की जो है फसली कृषि है और ये वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट आपके सामने, ये आपको रोपण कृषि की विशेषताओं में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आगे। आगे है दोस्तों आपके सामने विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, अब बात करते हैं इसकी। तो देखो, जो इसकी प्रमुख फसल गेहूं तथा जौ, राई, जई भी शामिल हैं। ठीक है, ये प्रमुख विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में आएगी। इसमें खेतों का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसमें खेत जोतने से लेकर फसल के काटने तक के सभी जो कार्य हैं वो एक तरीके से जो है वो यंत्रों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसमें लिखना है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत नाम से पता चल रहा है, विस्तृत मतलब बड़े बड़े क्षेत्र में की जाती है, बड़े पैमाने पर ये की जाती है। ठीक है, तो वाणिज्य अनाज कृषि, तो ये इसमें आपको लिखना है। इसकी प्रमुख फसलें क्या क्या होती हैं? गेहूं होगी, जौ हो गई, राई हो गई, ये प्रमुख है। ठीक है, इसमें खेतों का आकार जो है बहुत बड़ा होता है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं प्रमुख आगे इसमें। इस प्रकार की कृषि उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हो गई। ठीक है, इसके अलावा अर्जेंटीना के पंपाज हैं, दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख जैसे क्या दे रहेगा वेल्ड्स हैं, यहाँ पर ये की जाती है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। नेक्स्ट, मिश्रित कृषि। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आपको मैंने जो बताए हैं इस चैप्टर से संबंधित वही पूछे जाएंगे भाई। एक तो पशु चलवासी, एक पशु जाने वाला, उसको देख लेना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो इसमें देखो मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों जो है वो किया जाता है। मिश्रित कृषि में क्या होता है, जैसे इसमें कोई भी हम कृषि कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मान लो हमने खेती की, अपने गेहूं की खेती की। ठीक है, गेहूं बोई, तो साथ में हम क्या करेंगे, पशुओं को भी पालेंगे। तो ये क्या है, एक प्रकार की मिश्रित कृषि हो गई। ठीक है, इसमें खेती भी हम कर लेंगे, साथ ही पशुओं को भी हम पाल रहे हैं, तो इस प्रकार की कृषि को मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है, इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है। ठीक है, इसमें प्रमुख फसलें जैसे गेहूं हो गई, जौ है, राई है, मक्का है आदि, इनके साथ साथ पशुओं को पालना, ये क्या कहलाएगी, मिश्रित कृषि। ओके, चलो, इसमें पूंजी अधिक लगती है। ठीक है, पूंजी अधिक लगती है तथा रासायनिक खाद का इसमें उपयोग किया जाता है। बस ये पॉइंट आपको लिखना है विस्तृत कृषि में। आगे देखो डेयरी कृषि। कौन सी कृषि है? डेयरी कृषि। हाँ, डेयरी भी एक कृषि है। ठीक है, डेयरी भी एक कृषि है। इसमें आप लिखेंगे डेयरी कृषि एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया अभी मैंने बताया था, ऐसी क्रिया जिसमें मनुष्य को किसकी प्राप्ति होती है? धन की प्राप्ति होती है, पैसों की प्राप्ति होती है। वो क्रिया क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। तो डेयरी कृषि एक आर्थिक क्रिया है। इसमें जैसे प्रमुख दूध हो गया, घी हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, दूध, घी, सॉरी मक्खन। ठीक है, मक्खन हो गया, पनीर, पौष्टिक आहार इसमें मिलता है। किसमें? डेयरी कृषि में। ये इसमें लिख सकते हैं। तो डेयरी भी एक प्रकार की क्या है? कृषि है। इसमें भी मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? धन प्राप्त होता है। देखो, ये कृषि नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट की जाती है। बड़े बड़े जहाँ नगर हैं, ठीक है, उन बड़े नगरों के नज़दीक की जाती है। ठीक है, ताकि दूध की सप्लाई की जाती है नगरों के अंदर, क्योंकि नगरीय और औद्योगिक केंद्र दूध और डेयरी उत्पादों के सर्व प्रमुख उपभोक्ता हैं। ठीक है, उनको आवश्यकता होती है। नगरों और औद्योगिक केंद्रों में डेयरी उत्पादों की मांग अधिक होती है। तो बस ये आपको लिखना है डेयरी कृषि में। और देखते हैं आगे, भूमध्य सागरीय कृषि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कृषि है भूमध्य सागरीय। ये भी यहाँ से भी बनता है एग्जाम में, मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखो, जो भूमध्य सागरीय कृषि होती है, ये कृषि खट्टे फलों की आपूर्ति के लिए मशहूर होती है। खट्टे फल के लिए प्रसिद्ध होती है भूमध्य सागरीय कृषि। जैसे अंगूर की कृषि, इसकी प्रमुख क्या है? विशेषता हो गई। कई बार प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि की विशेषता है, तो ये भूमध्य सागरीय की कृषि की विशेषता है। कौन सी कृषि खट्टे फलों के लिए मशहूर है? तो भूमध्य सागरीय कृषि। ये 2 प्रश्न यहाँ पर याद रखें। विशेषता क्या हो गई? भूमध्य सागर के समीप, मतलब वहाँ पर भूमध्य सागर के निकट यानी सीमावर्ती क्षेत्रों में ये की जाती है, निकट की जाती हैं। इसमें जैसे बात करें तो अंगूर की खेती मुख्यतः, जैसे इनसे मदिरा बनाई जाती है। अंगूर से क्या बनाई जाती है? मदिरा बनाई जाती है। चलो, और देखते हैं आगे। बाजार के लिए सब्जी खेती है उद्यान कृषि। देखो, इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा प्राप्त होती है। बाजार के लिए सब्जी खेती है उद्यान। हाँ, तो इसमें जो है प्रमुख सब्जियों को बोया जाता है खेतों के अंदर, फिर बेचा जाता है। इससे क्या होती है? पैसों की अधिक प्राप्ति यानी पैसे इसमें अधिक मिलते हैं। ठीक है, इसमें अधिक धन प्राप्त होता है, मुद्रा प्राप्त होती है। जैसे इसमें सब्जियां हो गई, सब्जियों को ले जाकर बाजार में बेचना। ठीक है, तो इससे पैसे प्राप्त हो रहे हैं। फल हो गए, फलों को बेचना, कृषि खेतों में हमने बोए फल। ठीक है, जैसे अंगूर का फल हो गया। ठीक है, प्रमुख अलग अलग फल हो गए, नींबू बो दिया, चलो बाजार के अंदर बेच दिए। तो ये फल, पुष्प, इनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में जो है वो होती है। ठीक है, तो ये हो गया। विशेषता क्या है भाई बाजार के लिए प्रमुख सब्जी खेती उद्यान कृषि की? उद्यान कृषि का मतलब क्या? उद्यान मतलब जो बागों के अंदर की जाती है।
ठीक है, बागों में की जाती है, जैसे प्रमुख फल सब्जियां नहीं बोएंगे क्या प्रमुख बागों के अंदर। ठीक है, विशेषता आप इसमें आपको लिखना है प्यारे मित्रों, खेतों का आकार इसमें क्या होता है, छोटा होता है। अब छोटे छोटे खेत होते हैं तो फिर उसमें क्या है, दूसरी कृषि तो कर नहीं सकते। इसमें तो जैसे सब्जियां मैंने बो दी, सब्जियां बो दिया, या फिर हमने जैसे प्रमुख बागों के अंदर जैसे फल लगा दिए, ठीक है, पेड़ पौधे लगा दिए फलों के, या फिर इसमें जैसे प्रमुख हम फूल पुष्पोत्पादन ये हो गए, तो इसमें जो है इसका आकार छोटा होता है, तो इस प्रकार से ये कृषि की जाती है। इसमें जैसे खेत अच्छे यातायात के साधनों द्वारा नगरीय क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। ठीक है, गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये यूरोप और यूएसए भूमध्य सागरीय प्रदेशों में की जाती है। ठीक है, यूरोप अमेरिका हो गया, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। ये प्रश्न भी इस चैप्टर का वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि क्या होता है, सहकारी कृषि यानी अंतर पूछा जाएगा एग्जाम में, अंतर दोनों में अंतर क्या है। जो सहकारी कृषि होती है, सहकारी कृषि, इसमें कृषकों का एक क्या होता है, एक तरीके से समूह होता है, एक ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें किसानों का क्या होता है, इसमें कृषकों का एक क्या होता है, ग्रुप होता है, एक समूह होता है। इसमें ये कृषि सोवियत संघ से, ये कृषि कहाँ से प्रारंभ हुई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामूहिक कृषि का प्रचलन, इसकी जो शुरुआत वो है वो कहाँ से हुई, सोवियत संघ से प्रारंभ हुई थी सामूहिक कृषि, याद रखिए। कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए खुद को इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि करता है। इसमें जो किसानों का जो ग्रुप होता है वो क्या बनाता है, एक सहकारी संस्था बनाता है। सहकारी संस्था के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। ये इसमें सभी कृषक मिलकर खेती करते हैं, इसमें सभी जो है मिलजुल कर खेती करते हैं। इसके अलावा और देखते हैं इसमें आगे देखो, इसमें क्या हो गया, इसमें अगला तीसरा पॉइंट, सहकारी संस्था कृषकों को हर प्रकार से मदद देती है। यानी सहकारी संस्था बनाकर कृषि करते हैं तो सहकारी संस्था इनमें मदद करती है इन सभी की। और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण जो है वो सरकार का होता है इन सामूहिक कृषि में, ये आपको लिखना है बस। और देखते हैं आगे, तो ये अंतर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका नोट कर लेना, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा। ये पर्सन मोस्ट है और यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, सहकारी और सामूहिक कृषि में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, आपके हाफियली में भी पूछा जाएगा ये। खनन क्या है, खनन तो सब समझ गए। खनन का मतलब क्या होता है, जमीन से निकालना। जो प्रमुख खनन 2 मिनट, हाँ खनन हो गया ना, खनन जमीन से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालना, यानी जमीन से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को जो निकालने की क्रिया है उसको ही बोलेंगे खनन। ठीक है, जमीन से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालना, ये प्रक्रिया खनन। खनन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धरातलीय खनन, दूसरा होता है भूमिगत खनन। धरातलीय खनन जो भूमि ऊपर जमीन पर ही मिल जाता है वो होता है धरातलीय खनन। दूसरा भूमिगत, जो भूमि के बहुत गहराई में होते हैं वो होते हैं भूमिगत खनन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें खनन की विधियां हो गई आपके सामने। देखो, एक तो होती है आपके सामने धरातलीय खनन, एक होता है भूमिगत खनन, इसे विवर्त खनन भी कहा जाता है। धरातलीय को विवर्त खनन कहते हैं। यह खनन का सबसे सस्ता तरीका होता है। जो भूमिगत खनन होता है इसमें इसको कूपी के खनन कहा जाता है। गहरे में स्थित खनिज को निकालने में प्रयोग होता है इसमें, और महंगा है, जोखिम भरा होता है। हाँ, वो खनिज तो गहराई के अंदर जो जमीन से गहराई में निकलता है, गहराई से हम निकालते हैं, वो है तो होता तो महंगा, लेकिन भाई जोखिम भरा है, खतरा होता है उसमें। ठीक है, धरातलीय खनिज जमीन पर आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये भूमिगत खनन को निकालने बहुत कठिन प्रक्रिया ये। देखो, प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो प्रभावित करने वाले इसमें कर्मों कारक है, जैसे भौतिक कारक हो गया और दूसरा आर्थिक कारक हो गया। भौतिक कारक में जैसे इसमें खनिज निक्षेपों का आकार प्रमुख जैसे श्रेणी है, अवस्था है, वो सम्मिलित होते हैं। और जो आर्थिक कारक है इसमें जैसे तकनीक, पूंजी एवं यातायात श्रम पर होने वाले व्यय आता है। ठीक है, प्रमुख जैसे तकनीकी पर पूंजी जो अब निकाल रहे खनन, तो प्रमुख जैसे हमें मशीनों की आवश्यकता होगी तो मशीनों में भी व्यय आता है, खर्चा आता है। बस ये आपको लिखना दोस्तों, ये आपके हो गए प्रमुख कंप्लीट, ये प्राथमिक क्रिया चैप्टर। वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़िएगा। ओके।